सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है विराम चिन्ह। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं विराम चिन्हों के बारे में कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, किस प्रकार से विराम चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं व्याकरण के अंतर्गत। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 12 विराम चिन्ह। भाषा के मौखिक प्रयोग में हम अपनी बात कहते कहते थोड़ा रुक जाते हैं ताकि बात कहने के भावों को दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट किया जा सके। यह रुकना ही विराम कहलाता है। भाषा के लिखित प्रयोग में इन रुकने वाले स्थानों पर जो विशेष चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, जब भी हम बोलकर अपनी बात बताते हैं यानी कि मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम अपने भावों को, अपने विचारों को अधिक स्पष्ट रूप देने के लिए समय समय पर अपनी बात कहते हुए थोड़ा सा विराम ले लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, जिससे कि हमारी बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो सके। तो ये रुकना ही विराम कहलाता है। लेकिन जब हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं, अपनी बातों को लिखकर बताते हैं, तो हमें कुछ स्थानों पर रुकने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ विशेष चिन्ह लगाए जाते हैं जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से पहले जानते हैं क्या है। माँ कह रही है, बेटा आज तुम्हें विद्यालय में कट। माँ क्या कह रही है, बेटा आज तुम्हारे विद्यालय में कला प्रतियोगिता थी, इसमें तुम्हें कौन सा स्थान मिला। बेटा बताता है, माँ कला प्रतियोगिता में मुझे प्रथम स्थान मिला है। उपरोक्त संवाद में प्रयुक्त रंगीन चिन्ह विराम चिन्ह है। तो हमने यहाँ पर देखा ना, ये जो चिन्ह लगे हुए हैं जो रंगीन है छपे हुए, यही विराम चिन्ह है। तो परिभाषा क्या होगी, लिखित भाषा में रुकने का संकेत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जब भी हम लिखित भाषा में प्रयोग करते हैं और जहां जहां में रुकना होता है कुछ चिन्ह लगाते हैं, वही विराम चिन्ह होते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। तो अब जानते हैं कौन कौन से विराम चिन्ह आते हैं हमारी हिंदी भाषा में। सबसे पहला आता है पूर्ण विराम, ठीक है, इस प्रकार का चिन्ह होता है। फिर नंबर 2 अल्प विराम, चिन्ह भी देखते रहिए। फिर है अर्ध विराम, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं उद्धरण। फिर आता है निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह और नवाहे लाघव चिन्ह, ये सारे चिन्ह आते हैं। अब इनके बारे में एक एक कर जानते हैं। सबसे पहला होता है पूर्ण विराम, ठीक है, खड़ी पाई के रूप में ये रहता है। वाक्य पूर्ण हो जाने पर उसके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब भी हमारा वाक्य जो हम कह रहे हैं वो समाप्त हो जाता है तब हम पूर्ण विराम लगाएंगे। जैसे तुम कल सुबह आना, देखा रंग अंत में लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे लगेगा। राधा किताब पढ़ रही है, इस प्रकार से पूर्ण विराम का प्रयोग हम वाक्य की समाप्ति पर करते हैं। नेक्स्ट है अल्प विराम, एक छोटा सा ऐसा चिन्ह होता है। वाक्य में जहां बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत कम समय के लिए हमें विराम लेना होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे रवि, मोहन और गीता बाहर खड़े हैं, तो रवि और मोहन के बीच में बिल्कुल हल्का सा विराम लेना था तो इसको लगाया गया। बच्चे, बूढ़े व जवान सभी मेले का आनंद ले रहे हैं, तो हल्का सा रुके हम बच्चे और बूढ़े में, तब ये लगा है। अब आता है अर्ध विराम, ये ऊपर एक बिंदु होता है और नीचे छोटा सा अल्प विराम ही होता है। वाक्य में जहां पूर्ण विराम से कुछ कम तथा अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकना पड़ता है वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब पूर्ण विराम तो वाक्य की समाप्ति पर लगेगा, ठीक है, ज्यादा देर हम उसमें रुकते हैं अगला वाक्य बोलने के लिए। अल्प विराम में बहुत कम रुकते हैं और इसमें हम बीच में, मतलब अर्ध विराम में पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज्यादा समय के लिए रुकते हैं। कैसे, काम पूरा कर लो फिर चले जाना, तो यहाँ पर अर्ध विराम आया है। कोई भी रंग रूप से छोटा बड़ा नहीं होता, कर्मों से होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि हम कितना रुक रहे हैं। अगला हमारा चिन्ह है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। इस प्रकार का होता है, खड़ी पाई और उसके नीचे एक छोटा सा बिंदु। क्रोध, हर्ष, भय, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम अपने मन के भावों को बताएं या फिर किसी को संबोधित करें, कैसे, छी कितनी मक्खियां हैं, तो हम अपने मन के घृणा भाव को बता रहे हैं, तो छी के बाद ये लगेगा। मोहन, शोर मत मचाओ, तो मोहन को संबोधित करके यानी कि मोहन को बुला रहे हैं तब ये आएगा,
ठीक है। अब आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, इस प्रकार का होता है और नाम से स्पष्ट है। वाक्य में जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब भी हमें प्रश्न पूछना हो तभी आएगा, जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, राम ने तुमसे क्या कहा था, तो प्रश्न पूछने के बाद ये लगता है। अब आता है उद्धरण चिन्ह, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल और दूसरा होता है डबल, यानी कि इकहरा और दोहरा। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। देख लिए कैसे हैं। पहला आता है इकहरा उद्धरण चिन्ह, ये कहाँ लगता है, किसी लेख, पुस्तक के लेखक या शीर्षक के उपनाम में इकहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। हमें कोई लेख का नाम हो, किसी पुस्तक के लेखक का नाम हो, उसका उपनाम हो या पुस्तक का शीर्षक हो, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे नंदन बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका है, तो ये पुस्तक का नाम हो गया नंदन, तो इसमें हमने लगाया आगे पीछे। निराला हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, तो निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम, और निराला इनका उपनाम है, इसलिए आगे पीछे ये लगेगा। ठीक है। अब आता है दोहरा उद्धरण चिन्ह, डबल वाला है, इन डबल इन्वर्टेड कॉमा है ये। ठीक है। कैसे लगेगा, किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जो मान लो किसी ने कोई बात कही और उसे हम वैसा का वैसा ही दिखा रहे हैं, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे क्या कहा नेहरू जी ने कहा आराम हराम है, तो ये लगा। ठीक है, कैसे लगा देख लिया आपने। पुजारी ने महिला से कहा भगवान आपका कल्याण करे, तो ऐसे लगता है ये। अब आता है निर्देशक चिन्ह, किसी कथन से पूर्व अथवा निर्देश देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें कोई निर्देश देना हो, ठीक है, या फिर कोई कथन कहना हो, तो उससे पहले इसको लगाएंगे। जैसे पिताजी ने कहा, इसके बाद लगा दिया निर्देशक चिन्ह, सबका आदर सत्कार करो। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो लिंग के दो भेद होते हैं, हम निर्देश दे रहे हैं, उसके बाद ये लगेगा। अब आता है योजक चिन्ह, एक छोटा सा, ठीक है, छोटी सी रेखा होती है, दो शब्दों को एक साथ जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब भी हमें दो शब्दों को एक साथ जोड़ना होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मनु के माता पिता डॉक्टर हैं, तो माता पिता को जोड़ा इसके द्वारा। बच्चा रोते रोते सो गया, ठीक है, जो पुनरुक्ति शब्द होते हैं वहां पर भी ये लगता है। अब आता है सबसे हमारा अंतिम है चिन्ह लाघव चिन्ह, जो कि छोटे से शून्य के रूप में रहता है। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो लाघव का बच्चों अर्थ ही होता है छोटा करना, तो किसी शब्द को हमें छोटा करके लिखना होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर को जब हम छोटे रूप में लिखते हैं तो डॉ लिख के उसके आगे जीरो लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं। डॉक्टर राणा हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर लिखना होता है तो प्रो लिख के ये जीरो लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं। हरि मोहन बसंत विहार में रहते हैं। तो बच्चों हमने सभी चिन्हों के बारे में अलग अलग जाना है, अच्छे से समझा है। अब हमने जो भी सीखा है एक बार दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत लिखित भाषा में रुकने का संकेत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जब हम लिखित भाषा में रुकते हैं। अबे वाक्यों में जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां प्रश्न पूछना हो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई शब्द जब हम छोटा कर लिखते हैं तो वहां लाघव चिन्ह आता है। ठीक है, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं। वाक्य में जहां बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां कम समय के लिए रुकना हो वहां क्या होगा, बहुत कम समय के लिए पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम। तो यहां पर हम प्रयोग करते हैं, बहुत कम समय के लिए जब हमें रुकना होता है तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह है, देखिए ए बी या सी, कौन सा है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह, हमारा नंबर ए है। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। तो ये है हमारा लाघव चिन्ह जो प्रयोग किया जाता है। अब है विराम चिन्हों के नाम लिखिए। जो विराम चिन्ह यहाँ पर दिए गए उनके हमें नाम लिखने हैं। तो पहला है, कौन सा है पहला, अल्प विराम। नंबर 2 क्या है, लिखते हैं, क्या है हमारा, कौन सा चिन्ह है ये है हमारा विस्मय, विस्मयादि बोधक
इसमें आदि बोधक। नेक्स्ट है, ये हमारा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारा ये। इसके बाद अगला है हमारा क्या, अर्ध विराम। अर्ध विराम। नेक्स्ट है, ये क्या है हमारा, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, क्या है, उद्धरण चिन्ह लिखेंगे, उद्धरण उद्धरण चिन्ह, और उसमें भी कौन सा, दोहरा। नेक्स्ट है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह। ठीक है, ये हो गया पूर्ण हमारा। अगला प्रश्न है, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखे। तो हमें विराम चिन्ह लगाने और वाक्य को फिर से लिख देना है। करते हैं। गोदान प्रेमचंद्र का श्रेष्ठ उपन्यास है। तो यहाँ पर गोदान ये एक पुस्तक का नाम है, उपन्यास का नाम है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा हमारा, ये इकहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, प्रेम चंद का श्रेष्ठ, श्रेष्ठ क्या है, उपन्यास। उपन्यास है के बाद क्या आएगा, पूर्ण विराम। मनीष तुम इधर आओ। तो मनीष संबोधन किया जा रहा है ना, संबोधित किया जा रहा है, तो मनीष के बाद इसमें आदि बोधक लगेगा। तुम कट लिखते हैं, इधर आओ, और आओ के बाद पूर्ण विराम। क्या तुम मेरे साथ मेला देखने चलोगे। तो यहां प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुम मेरे साथ मेला देखने चलोगे। तो प्रश्न है ना बच्चों, तो क्या लगाएंगे हम, प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसे लगता है। शाबाश तुमने कमाल कर दिया। तो शाबाश, शाबाश किसी को हम बधाई दे रहे हैं, ठीक है, प्रशंसा कर रहे हैं उसकी, तो यहाँ पर फिर इसमें आदि बोधक लगेगा। तुमने कमाल कर दिया, फिर इसके बाद क्या लगेगा बच्चों, पूर्ण विराम। प्राची, रुचि और शुभी मुंबई जा रही हैं। तो प्राची के बाद हम थोड़ा समय के लिए रुक रहे हैं, तो अल्प विराम। रुचि और शुभी, शुभी मुंबई, मुंबई जा रही है। इसके बाद आ जाएगा पूर्ण विराम। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने जाना पाठ के माध्यम से विराम चिन्हों के विषय में। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लगातार प्रयास करेंगे, विराम चिन्हों के बारे में याद कर लेंगे, तो आप आसानी से विराम चिन्हों का प्रयोग कर पाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।